अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप वो मीनिंग कैल्शियम से कर सकते हैं। अगर आप लिपन पढ़ना चाहते हैं तो आप लिपन से कर सकते हैं। दोनों ही जो है ना बुक्स वो अच्छी हैं। जो फॉलो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो चाहे आप जो भी बुक फॉलो करें वो सेम ही होगा। हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हम रीड कर रहे थे। मैं बुक से आपको थोड़ा सा मार्क करूं और आपको बताते चलूं कि आपने क्या क्या करना है। ट्रांसमीटर हमने पढ़ लिए थे इसके, ठीक है, और इसके हमने ट्रांसमीटर की सिंथेसिस किस तरह से होती है, स्टोरेज, रिलीज, ये सारा हमने कर लिया था और इसके रिसेप्टर्स कर लिए थे। मेन जो हमारे रिसेप्टर्स करने हैं, ट्रांसमीटर जो है वो किस तरह सिंथेसाइज होते हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ये हमने मेनली इसके अंदर पढ़ना था। अगर हम यहाँ से पढ़ें तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक इंट्रो दिया हुआ है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो वो कौन कौन सी होती हैं। आपने रीड करना तो कर लें, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये सारी इन्होंने डेफिनेशंस दी हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो मेनली आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एनएस के कौन कौन से हैं। हमें पता है कि दो तरह के होते हैं। एक होता है कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, ठीक है। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में कौन सा मेन जो है ट्रांसमीटर कौन सा होता है, वो होता है एसिटाइलकोलिन। और ये सारे के सारे जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के, ठीक है, कहाँ पे होते हैं, साइनेप्स करता है पोस्ट गैंग्लिया, जो कि पोस्ट गैंग्लियन जो होता है वो जब ये पोस्ट गैंग्लियन आ रहा है और यहाँ पे इफेक्टर सेल है, वहाँ पे जहाँ पे ये साइनेप्स कर रहा है, वहाँ पे इसका जो बीच में इंटरेक्शन होता है वो होता है बाय कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। हमने इसकी सिंथेसिस एंड स्टोरेज पढ़नी है। ये सारी जितना भी है, चाहे आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लें, लेकिन अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ इस डायग्राम को देखें तो हम सब का सब जो है वो इजीली इसमें कर सकते हैं। आपने मेनली क्या करना है कि आपने ये वाले डायग्राम कोलिनर्जिक के लिए और दूसरे जो एडनर्जी के लिए वो आपने ये डायग्राम इसी पे ही आपने हर चीज़ नोट कर लेनी है। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो आप नोट कर लें यहाँ पे, लेकिन कुछ ख़ास जो है इसमें ज़्यादा लिखने वाला नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन हमने याद की थी किस तरह से जो है वो सिंथेसाइज होती है, रिलीज़ होती है और स्टोर होती है, ठीक है। लेकिन हमने ड्रग्स नहीं पढ़े थे। ड्रग्स मैंने आपको यहाँ बताने हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि डिफरेंट स्टेप्स को कंट्रोल करती हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। कोलिनर्जी के अंदर किस तरह से है, पहले कोलिन आता है, ठीक है। कोलिन किस तरह आता है, बाय ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे कोलिन जब आने के बाद एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। यहाँ पे जब सिंथेसिस होती है बाय एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज के थ्रू, इस स्टेप को इनहिबिट करता है हेमिकोलिनम, ठीक है। हेमिकोलिनम जो है वो कोलिन की ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो एसिटाइलकोलिन है वो वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाती है। वेसिकल के अंदर स्टोर होने के लिए भी एक ट्रांसपोर्टर चाहिए। यहाँ पे जो इनहिबिशन होती है वो होती है विज़ाइमाकोल। आपको याद रखने के लिए ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है कि विज़ाइमाकोल जो है वेसिकल के अंदर स्टोर को इनहिबिट करती है। उसके बाद है एसिटाइलकोलिन ने रिलीज़ होना है। किस तरह रिलीज़ होना है, कैल्शियम ने आना है, बाय एक्शन पोटेंशियल आएगा, कैल्शियम जो है वो अंदर मूव करेगा। अंदर मूव करने से क्या है कि जो वेसिकल है वो ओपन हो जाएंगे, ओपन होके वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करेंगे। इस जगह पे जो इनहिबिट करता है ड्रग वो है बोtulinum। बोtulinum का जो है वो टॉक्सिन बहुत ख़तरनाक किस्म का होता है, लेकिन ये यूज़ भी होता है। इसके जो ट्रांसपोर्टर होते हैं बोtulinum के, ये मेनली कहाँ पे होते हैं, ये कोलिनर्जिक के फाइबर्स पे ही होता है, जबकि नॉर एडर्जिक फाइबर्स पे नहीं होता। एसिटाइलकोलिन आ गया, आने के बाद मैंने बताया था आपको कि एसिटाइलकोलिन जो है वो मेटाबोलाइज्ड होता है बाय एसिटाइलकोलिन इज ट्रेस इनटू कोलिन एंड एसीटेट, ठीक है, और ये डिग्रेड हो जाता है इस तरह से। और यहाँ पे कोलिनोसेप्टर जो हैं, इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो यहाँ पे पाए जाएंगे। नोर एडर्जी की बात करें अगर हम, कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें या कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो मेनली इसको इनहिबिट करती हैं, तो इसमें टायरोसिन जो है वो आता है टर्मिनल के अंदर, और टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होता है किसके अंदर, टोपा के अंदर। ये स्टेप जो है ये बहुत ही रेट लिमिटिंग स्टेप है। हम यहाँ पे ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रग्स इनहिबिट करती है इसको, ये होती है मेटारोसिन। उसके बाद डोपा कन्वर्ट होता है इनटू डोपामीन, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेट हो गया। डोपामीन दोबारा कन्वर्ट होता है नोरेपिनेफ्रिन बाय हाइड्रोक्सिलेट हो गए। इस टाइप को जिसमें डोपामीन कन्वर्ट होती है नोरेपिनेफ्रिन में, ये किससे इनहिबिटेड होती है, बाय रेज़रपिन, ठीक है। उसके बाद नोरेपिनेफ्रिन जब रिलीज़ होती है, ठीक है, रिलीज़ को कौन इनहिबिट करता है, ग्वानिथाइडिन। इस तरह जो है अपना ड्रग जो है इसके याद रखने हैं। आपको अगर ड्रग याद रखने में मुश्किल हो रही है तो आप इसके कोई निमोनिक भी बना सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको इजी लगता है निमोनिक आप बना सकते हैं। इसमें जो है ना वो H है पहले, फिर V है, फिर B है, ठीक है। और इसके अंदर जो है
बनता है MRG, मर्ज, ठीक है। और इसको आपने याद रखना है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस के से याद रख सकते हैं इसको। ओके जी, ये हमने जो है इसमें पढ़ लिया है। अब इसमें ना आपने ये बात याद रखनी है कि जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है बाहर की तरफ, तो नॉरएपिनेफ्रिन ऐसे मेटाबोलाइज्ड नहीं होता ये, बल्कि वापस रीअपटेक कर लिया जाता है। सो हमें पता है कि रीअपटेक जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर जो है वो रीअपटेक करवाता है। इस स्टेप को इनहिबिट करता है कोकेन एंड TCA, ट्राइसाइक्लिक जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं वो इसको इनहिबिट करते हैं। सो ये अलग से कोकेन जो है वो इसके अंदर स्पेसिफिक आ जाता है। इसके अलावा जो है बाकी नॉरएपिनेफ्रिन वो डिफ्यूज़ हो जाती है या फिर मेटाबोलाइज हो जाती है। मेटाबोलाइज जो है वो किससे होती है? सो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन है वो मेटाबोलाइज होती है बाय माओ। माओ क्या है? मोनोमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज। और सेकेंड है COMT, COMT कौन सी? कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये दोनों जो हैं ये मेटाबोलाइज करते हैं किसको? नॉरएपिनेफ्रिन को, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन को। जब ये दोनों मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है, सो ये मेटाबोलाइज होते हैं बाय माओ और COMT। सो मेटाबोलाइज होके क्या रिलीज़ करते हैं यूरिन के अंदर? ये रिलीज़ करते हैं मेटानेफ्रिन, नॉरमेटानेफ्रिन, 3 मेथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी मंडेलिक एसिड, ठीक है। ये जो है VMA जो है ये एक्सक्रीट करता है यूरिन के अंदर। सो 24 आवर यूरिन के अंदर हम ये देख लेते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब पेशेंट के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाता है, फियोक्रोमोसाइटोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एड्रेनल मेडुला है वो रिलीज़ करता है नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ज़्यादा रिलीज़ होगा तो डिग्रेड ज़्यादा होगा, डिग्रेड ज़्यादा होगा तो वो यूरिन में निकलेगा, यूरिन में निकलेगा तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हम बॉडी के अंदर जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर, डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें पता है कि माओ को इनहिबिट आप कर सकते हैं। माओ को इनहिबिट करेंगे इस एंजाइम को तो डिग्रेडेशन नहीं होगी तो मीन कैटेकोलामीन्स ज़्यादा हो जाए। कैटेकोलामीन्स कौन से हैं? ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन जो है ये कैटेकोलामाइंस है। कैटेकोलामाइंस जब बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं SSRIs में, जैसे कि हम पढ़ेंगे कि इसमें जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं उनमें हम यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद COMT को इनहिबिट किया जाता है किसमें? पार्किंसन डिजीज़ के अंदर। तो आपने ये बात सिर्फ याद रखनी है। उसके बाद जो है ये सारी वो ड्रग्स हो जो ब्लॉक करती हैं, ये आपने रीड कर लेना है, ये आपकी मर्ज़ी है आप रीड करें या ना, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है। इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे को ट्रांसमीटर हैं जो कि रिलीज़ होती हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स के अंदर, मतलब जैसे हमें पता है कि एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन वगैरह रिलीज़ तो हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनके साथ साथ जो है कुछ और भी ट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं। उसमें उन्होंने ATP जो है ना वो दिया हुआ है, पेप्टाइड, इंटरस्टेंट पेप्टाइड याद कर लें, न्यूरोपेप्टाइड Y, सब्सटेंस P, ठीक है, न्यूरोटेंसिन हो गया और सोमैटोस्टेटिन हो गया, ये आप याद कर लें इसके अंदर। उसके बाद जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ और याद करने वाला नहीं है, सिर्फ अपने ये 2 डायग्राम जो है इसमें वो करनी है। नेक्स्ट जो है वो है ANH के रिसेप्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सारा का सारा पढ़ा चुकी हूँ। आपको यहाँ से रीड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने यहाँ से टेबल करने हैं और टेबल याद कर लेने हैं। अब आपने टेबल करते हुए, रिसेप्टर्स के टेबल करते हुए आपने इसको लिपन से भी लाजमी देखना है। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप जब लिपन खोलेंगे तो वहाँ पे इसकी लोकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से लिखी हुई है। आपने वहाँ से यहाँ इसको नोट कर लेना अगर आप मेरी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। सो हमने सारे रिसेप्टर्स पढ़ लिए थे कि जो हमारा कोलिनोसेप्टर्स होते हैं जिसमें मेनली क्या है, पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? उसमें मस्करीनिक होते हैं और निकोटिनिक होते हैं। मस्करीनिक में कौन से होते हैं? M1, M2, M3 और M4, M5 होता है, लेकिन हमने कहा था कि हम मेनली 3 पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जो मेन है वो 3 इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमने कहा था कि जो है वो दूसरे कौन से होते हैं? हमारे निकोटिनिक होते हैं। निकोटिनिक जो है वो NN होते हैं क्योंकि वो गैंग्लिया पे होते हैं, और NM होते हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे होते हैं। और हमें पता है कि इन दोनों का मैकेनिज्म क्या है? सोडियम पोटेशियम आयन चैनल को जो है मेनली इसको स्टिमुलेट करता है। ठीक हो गया। अब हमने ये बात पढ़ी थी। इसके अलावा हमें पता है कि M1, M2, M3 में सिर्फ़ और सिर्फ M2 जो है वो GI कपल्ड मैकेनिज़्म के थ्रू काम करता है। मेन इनहिबिटरी का जो है ना इसमें रोल होता है मेनली। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हार्ट के ऊपर इसके
रिसेप्टर्स अगर हैं और इसको हम स्टिमुलेट करेंगे तो हार्ट रेट कम होगा। तो इस तरह से ये इनहिबिटरी मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। M1 जो है नर्व एंडिंग्स पे होता है, और M3 जो है वो हमें पता है कि कुछ एंडोथेलियम के अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर होता है। ये आपने जो है सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप लाजमी वो एक दफ़ा लाजमी देख लें, क्योंकि अगर हम दोबारा से रिपीट करेंगे तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की थी कि सिंपैथेटिक जो है ना फाइबर्स कौन कौन से होते हैं जो कि मेनली हमारे काम करते हैं, वो होते हैं एड्रेनोसेप्टर्स होते हैं। एड्रेनोसेप्टर्स में कौन कौन से आते हैं, अल्फ़ा और बीटा आते हैं। अल्फ़ा में मेनली कौन से, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 जो हैं वो बीटा के आते हैं, और डोपामिन के हमने पढ़े थे। हमें पता है कि जितने भी बीटा के और ये जो लास्ट जितने भी हैं सारे, ये सारे क्या हैं, ये हमारे GS कपल्ड है, मतलब स्टिमुलेटरी होते हैं। इन्होंने CMP को बढ़ाना होता है। बाकी अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 में हमें याद है कि अल्फ़ा 2 जो है वहाँ से M2 और यहाँ से अल्फ़ा 2, ये GI कपल्ड होते हैं। मतलब GI जो है ना वो इनहिबिटरी रोल होता है इनका, ये अपोजिट रोल कह लें आप, ठीक है। इसमें क्या होगा, अल्फ़ा 2 को आप स्टिमुलेट करेंगे अल्फ़ा 2 को अगर आप स्टिमुलेट करेंगे तो CMP के लेवल को कम करेगा, और कोई भी जो वो काम कर रहा होगा उसकी, या अगर नर्व एंडिंग्स पे हैं, अगर हम उसको स्टिमुलेट करेंगे तो नर्व एंडिंग्स पे ये उसकी जो एक्शन पोटेंशियल है उसको इनहिबिट कर देगा। इट मीन्स कि सिंपैथेटिक सिस्टम को जो है वो कम करता है, ठीक है, इसका ये रोल है। बाकी हमने अल्फ़ा 1 पढ़ा था कि कहाँ पे होते हैं, ये वेसल्स की स्मूथ मसल्स पे होते हैं, और मेनली क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं वैज़ो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, ठीक है। बीटा 1 की बात की थी, कार्डियक मसल्स पे होते हैं, और रिनल के अंदर होते हैं, और लिपर्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, लिपोलिसिस करवाते हैं। और इसके अलावा बीटा 2 की बात करें तो स्मूथ मसल्स पे, लीवर पे, हार्ट पे होते हैं, ब्रोंक्यूल्स पे होते हैं, लंग्स को जो है वो डायलेट करते हैं। ये सारा हमने इसके अंदर पढ़ा था। बीटा 3 की बात करें तो एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वहाँ पे लिपोलिसिस करवाते हैं। D1 की बात की थी कि वो रीनल स्मूथ मसल सेल्स पे होते हैं, ठीक है, और वो रीनल पे जाके वैज़ो डायलेशन करवाते हैं और CMP को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो रिलैक्स करेंगे रीनल वेस्कुलर को तो वैज़ो डायलेशन होगी। बाकी सारा हमने पढ़ा हुआ है। बहरहाल आपने जो है ये टेबल मिक्स करना है विद लिपन के टेबल्स के साथ। उसके बाद आपने जी भी बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना, कोई ये वाला टेबल जो है वो आपका रिपीटेड ही है कि कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो इसमें हैं ऑटोनॉमिक ट्रांसमिशन को, जो डिफरेंट ड्रग्स हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ट्रांसमिशन को रोकते हैं। सो हमने इसमें से जो है ना वो ट्रांसमीटर सिंथेसिस पढ़ ली हैं, स्टोरेज, रिलीज भी हैं, अपटेक, ये सारा हमने वहाँ पढ़ लिया था, और ये वाला हमने फर्दर आगे पढ़ना है। सो हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। सो ये टेबल बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे आपका टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं सिंपैथेटिक के और पैरासिम्पैथेटिक के ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स। सो सेम टू सेम आपने यहाँ से कर लेना है कि IP का इफ़ेक्ट है, हार्ट पे का इफ़ेक्ट है, ब्लड वेसल्स पे, ब्रोंक्यूलर पे, लंग्स पे, GIT पे, ठीक है। इसके अलावा जेनिटल यूरिनरी पे क्या है, स्किन पे क्या है, मेटाबॉलिक इसमें क्या फंक्शन होता है, ये सारा हम डिटेल से पढ़ लिया था। सो यहाँ पे बहुत ही अगर आप सिर्फ यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको बहुत मिक्सअप होगा, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है आपने रिसेप्टर्स को यहाँ से याद नहीं करना, ठीक है। आपने यहाँ रिसेप्टर्स को याद नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ टेबल जो है, टेबल के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं वो याद करने हैं, और यहीं से ही आपके MCQs ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से रिसेप्टर्स करेंगे तो आप बिल्कुल, आपका जो माइंड है वो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। सो हमने जो मेन यहाँ पढ़ना है इस टेबल के अंदर, वो आपने पढ़ना है कि इसका मेन एक्शन क्या है, मेन इफ़ेक्ट क्या है सिंपैथेटिक का और पैरासिम्पैथेटिक का। वो अगर आप पढ़ लें अच्छे से, तो याद कर लें, और उसके बाद रिसेप्टर की लोकेशन याद कर लें, तो आपको हर चीज़ इजीली याद हो जाएगी। जैसे IP इफ़ेक्ट क्या है सिंपैथेटिक का, ठीक है, उसने क्या करना है, रेडियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे आपने लिखना है साथ कि क्या करवाएगा, मिडरेसिस करवाएगा, डायलेशन करवाएगा, पिपल्स की डायलेट करेगा। यहाँ क्या होगी, मियोसिस होगी, ठीक है। तो मिडरेसिस अगर होगी तो यहाँ मेनली क्या करेंगे, सीलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे ताकि लंज जो है वो ग्लोबुलर हो जाए, यही हमने बात की थी। हार्ट की बात करेंगे तो हमें पता है कि ऐसे नोड को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा तो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। पेस मेकर भी एक्सेलरेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में जो है वो अपोजिट होगा, सिंपल। ब्लड वेसल्स की हमने बात की थी कि इसका पैरासिम्पैथेटिक का इतना खास रोल नहीं है इसमें, लेकिन ब्लड वेसल्स पे सिम्पैथेटिक का मेन रोल है। सो हमें पता है कि सिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है उसने क्या करना है, उसने मेनली वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, और इससे BP जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन जो एक्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो मेनली ये होगा कि वैज़ो कंस्ट्रक्शन जो है ना वो होगी, लेकिन हमें पता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जो स्केलेटल मसल्स के वेसल्स होंगी वो डायलेट करेंगी, क्यों, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुँचे, वो रिलैक्स करेंगी। ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो पता है कि लंग्स को ज़्यादा चाहिए
हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकोडाइलेशन होगी। जीआईटी की बात करें तो सेम वही रूल है कि इसकी जो वॉल्स हैं वो रिलैक्स करेंगी, जबकि स्फिंक्टर जो है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में वो अपोजिट होगा। फिर हम बात करते हैं जेनेटो यूरिनरी की, सेम वही कि ब्लैडर की वॉल जो है वो रिलैक्स करेगी, जबकि उसके स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बंद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद स्किन की बात करें, स्किन के अंदर जो पाइलोमोटर स्मूथ मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। इसके थर्मोरेगुलेटरी जो होती हैं सिस्टम स्वेट ग्लैंड्स का, वो इंक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन की, तो लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज को सिंथेसिस करेगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी और ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ होगी। फैट होंगे तो उनकी लिपोलिसिस होगी, किडनी में होगा तो रेनिन रिलीज़ करेगा ताकि बीपी जो है वो बढ़ जाए। इस तरह से जो है वो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। और आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि मेन जो काम कर रहा होता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा काम कर रहा होता है, और फाइट एंड फ्लाइट की मोड जो है वो सिंपैथेटिक पे जाती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक पे नहीं। इसका एक्शन वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल लेवल मेंटेन करता है। सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये चैप्टर डन हो गया आपका।